और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी संजय निषाद जी को कि सर प्लीज आप मंच पर आइए। गुलदस्ता भेंट करके उनका स्वागत करेंगे और शलमणि त्रिपाठी जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी मंच पर आएं। सुरेंद्र चौरसिया जी से भी रिक्वेस्ट करूंगी, विधायक है रामपुर कारखाना से। सुरेंद्र जी आप भी मंच पर आएं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी रमेश चंद्रा सर से, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एडिटर, कि सर तीनों का आप गुलदस्ता भेंट करके स्वागत कीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना अपना स्थान ग्रहण करें क्योंकि अभी कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है, अभी बहुत सारे सेशंस होना बाकी हैं। तो वर्तमान में यूपी सरकार में मछली पालन मंत्री के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं संजय निषाद जी, और जन आंदोलन से सरकार तक का उनका सफर जन सरोकारों, अधिकारों और समाज के अंतिम व्यक्ति तक आवाज पहुंचाना प्रतीक है। जोरदार व्यक्तित्व शैली और स्पष्ट विचारों के लिए जाने जाते हैं। और शलमणि त्रिपाठी से भी हम देवरिया सदर के विकास के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी उपलब्धियां रही हैं उनके कार्यकाल की, और आने वाले वक्त जो है चुनावी वर्ष है तो उसमें क्या तैयारियां हैं, कहां कौन सी कमियां रह गई हैं जिस पर अभी भी काम चल रहा है, जनता के बीच किन किन मुद्दों को लेकर वो आगे जाएंगे, ये भी हम बात करेंगे क्योंकि अभी भी कई ऐसी समस्या हैं जो यहाँ के लोगों के सामने हैं। इस मंच से आज हम वही उठाने वाले हैं। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने सहयोगी जयप्रकाश से कि वो मंच पर आएँ और हम अगले सेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी लोग पीछे खड़े हुए हैं प्लीज़ आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। ये निषाद समाज से जो लोग आए हैं आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगी, फोटो सेशन जब ये हमारा सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद आप ज़रूर करिएगा। आप सभी आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। जयप्रकाश, ओवर टू यू। जन आंदोलन से सरकार तक का सफर जन सरोकारों, अधिकारों और समाज के अंतिम व्यक्ति तक आवाज पहुंचाना प्रतीक रहा है। जयप्रकाश, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश की बात देवरिया से हो रही है और हमारे साथ अब तीन खास मेहमान। सूर्य प्रताप शाही, आपने सुना, कृषि मंत्री हैं, बड़े लीडर थे, उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। अब हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी, आपको बता दें वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, और देवरिया सदर से विधायक शलमणि त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र चौरसिया जी हैं, आपको बता दें रामपुर कारखाना विधानसभा सीट से विधायक हैं। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे बड़ी बात है कि तीनों सरकार में हैं, सरकार की योजनाएं पहुंचाना इनकी जिम्मेदारी है। एक मंत्री हैं, दो विधायक हैं, मीडिया सलाहकार भी रहे हैं। और शलमणि जी, आपको बता दें पत्रकार से आप राजनेता बने, और सबसे बड़ा सवाल है उनसे ये भी पूछेंगे कि मुझे भी अगर राजनीति में आना तो वो फॉर्मूला क्या है पत्रकार से राजनीति में। और यहां आज ये इधर बैठे हैं तो इधर कैसा लग रहा है, कभी इधर बैठा करते थे, आज उधर बैठे। तो चर्चा की शुरुआत संजय निषाद जी, बहुत बहुत स्वागत सर। आज पूर्वांचल में हम लगातार घूमते हैं और आपसे जब भी मिलते हैं तो मंच पर बड़ा अच्छा होता है। सवाल, अब पहले मेरा सवाल यही है कि हम उत्तर प्रदेश की बात देवरिया से कर रहे हैं, और देवरिया को कहा जाता था कि ये पिछड़ा जिला माना जाता, आज भी लोग कहते हैं कि ये तो पिछड़ा है। क्या आपको लगता है कि पूर्वांचल में ये देवरिया पिछड़ा है या बदलाव हुआ है इस देवरिया के अंदर? देखिए, बहुत बदलाव हुआ है, क्योंकि बिहार से सटे होने के नाते कहते हैं संगत से गुड़ होता, संगत से गुड़ जात। कभी बिहार में बाहर था, लेकिन बिहार को लोगों ने बेगाना बना दिया था, तो उसका असर कुछ उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर भी था। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, माने केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कुछ विशेष कृपा हमारे पूर्वांचल पर हुई, जिससे कि जो माफियाओं का प्रदेश कहा जाता था, पूर्वांचल में ये बहुत कुछ वो कहते थे कि कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा ब्लॉक, विधानसभा नहीं बचा होता था कि जिसमें माफिया हावी न हो, और वही राजनीति में अपना दखलंदाजी देते थे। लेकिन अब जनता के हाथ में आ गई, जो लोकतंत्र का नींव है,
कि लोकतंत्र में कहा गया कि द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी, इस युग का असली भगवान वोटर है, भाग्य विधाता वोटर है। तो अब वोटर अपने वोट से चुनने का अवसर आ गया कि किसको हम अभिभावक मानते, चूँकि पॉलिटिक्स इज नथिंग एल्स बट ओनली वन द गार्जियनशिप ऑफ द पब्लिक फाइनेंस एंड पब्लिक फ्यूचर। ये दोनों के पब्लिक के भविष्य के पब्लिक के पैसे का जो अभिभावक है उसको अभिभावक चुनने का अवसर मिला। और तब से देवरिया से जो हमारा बॉर्डर है, यहाँ 2 लोकसभा है, तो ऐसे में हमारा कुशीनगर, जो कि कुशीनगर एक बुद्ध की धरती है और दुनिया के लोग आते हैं, और देवरिया से कुशीनगर के कई ऐसे विधानसभा हैं जो देवरिया लोकसभा के अधीन आते हैं। तो ऐसे में कुशीनगर एक पर्यटक स्थल घोषित होने के बाद वो उपेक्षित था। तो अभी देखो पर्यटकों के हितों की रक्षा के लिए जैसे दुनिया के लोग आने लगते हैं जिस क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से उसमें बदलाव आता है उनके जगह। तो देवरिया में बहुत कुछ हुआ। गोरखपुर आप देख ही रहे हैं कि गोरखपुर अब हम लोगों का, कभी त्रेता में ये गोरखपुर एक राजधानी हुआ करती थी, हमारे इतिहास में कहा जाता। कभी मच्छदनाथ थे, गुरु गोरक्षनाथ थे, ऋषि राजा राम थे, उनके पुत्र अंजन निषाद थे, और जो है वहाँ पहला कैलेंडर दुनिया में गोरखपुर में दिया गया था रामगढ़ में, और भगवान बुद्ध की अस्थि के जो कलश थे गोरखपुर में भी था। तो ऐसे में ऐतिहासिक यह पूर्वांचल है जिसमें कोई ऐसा जिला नहीं है जिसको छूता किया जाए। लेकिन यहाँ हमारे विधायक जी और हमारे माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में देवरिया में बहुत ऐसे विकास कार्य हुए हैं। कृषि के क्षेत्र में आप समझ सकते हैं, विशेष रूप से चूँकि कृषि प्रधान क्षेत्र है और कृषि से जुड़ा हुआ जिला है, तो कृषि के क्षेत्र में भी आया, और कारखाने जो बंद हो रहे थे उसे भी संचालित कराकर, और कोई हमको लगता है इन मिलों में कोई भुगतान की समस्या नहीं होगी। पहले गन्ना भुगतान के लिए डंडे खाना पड़ता था लोगों को तमाम। ऐसा है कि कई मिलों में मैंने जाके देखा कि गेट पर स्टैचू लगे हुए हैं। हमने पूछा ये किसकी मूर्ति है, उन्होंने कहा अपना मूल्य, यही मूल्य है, गन्ना मूल्य लेने का आंदोलन किया तो उसमें गोली फायरिंग हो गई। तो कम से कम अब हमारी सरकार, यानी आप मानते हैं कि बदलाव हो रहा है? बहुत बदलाव हुआ है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में समझ सकते हैं कि हम डॉक्टर से हम जो है नेता हो गए, आज अब सरकार में है। भाई हमारे भाई जो है देखो पत्रकार से विधायक हो गए, तो ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। मैं आऊँगा, लौटूंगा। सबसे बड़ा सवाल यही है मेरा, क्योंकि बहुत सारे यंग जनरेशन भी है, और ये इंटरव्यू भी जब टीवी पे अब जा भी रहा है लाइव, तो लोग देखेंगे सुनेंगे। पत्रकार से राजनेता बनने का फॉर्मूला पहले मुझे ये बताइएगा, और पहले यहाँ थे अब यहाँ हैं, अब वो कैसा महसूस होता है? देखिए, सिर्फ समस्याएं उठाना ही विकल्प नहीं है। समस्याओं को उठाने के साथ साथ जब उसके सॉल्यूशन तक आप पहुँचते हैं तो आप एक पत्रकार से एक नेता के तौर पे तब्दील होते हैं। जब वहाँ थे तब सवाल पूछते थे, यहाँ हैं तो सवालों का जवाब दे रहे हैं। तो सवालों का जवाब देना भी आना चाहिए, और मुझे लगता है कि सवाल पूछना भी साहस है, लेकिन उससे बड़ा साहस है सवालों का जवाब देना। अब ये कोशिश करता हूँ कि राजनीतिक जीवन में हूँ, सामाजिक जीवन में हूँ, तो लोगों की समस्याओं तक पहुँचूँ, जो गरीब हैं उनकी सेवा करूँ, जो मजलूम हैं उनकी जितनी मदद कर सकता हूँ मदद करने का प्रयास करता हूँ। और सिर्फ क्वेश्चन नहीं उठाता, सिर्फ विवाद नहीं खड़ा करता, बल्कि विकल्प तक और सॉल्यूशन तक पहुँचने का प्रयास भी करता हूँ। फॉर्मूला तो बताइए, फॉर्मूला कैसे? नहीं, मैंने फॉर्मूला बताया कि जब आप जन सेवा के क्षेत्र में निकलते हैं, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में निकलते हैं, तो लोग आपके साथ खड़े होते हैं, और उसके बाद जो जिम्मेदार लोग होते हैं उनकी नज़र आप पर पड़ती है, वो आपको मौका देते हैं, प्रदेश की जनता, क्षेत्र की जनता आशीर्वाद देती है, और हम आपके सामने खड़े होते हैं। चले शलम मनी जी, अब क्योंकि मुद्दों की बात करते हैं, क्या शलम मनी सिर्फ मंदिर और मजार की राजनीति कर रहे हैं, विकास पर फोकस नहीं है? देखिए, आप जहां बैठे हैं, आप अगर 4 साल पहले यहां पर आए होते, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, इतना शानदार होटल जहां पे आप बैठ के कार्यक्रम कर रहे हैं, आपको एक बढ़िया होटल खोजने के लिए भी आपको बहुत मुश्किल आती। एक शानदार होटल के बीच में बैठ के आप अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। ये होटल अभी 1.5 साल 2 साल पहले यहाँ पर शुरू हुआ। आप जिस रोड के सामने ये होटल है, ये सड़क 300 करोड़ रुपए अभी 2 दिन पहले पास हुआ है। ये देवरिया से कसिया की सबसे शानदार, प्रदेश की सबसे शानदार सड़क होने जा रही है। ऐसी कम से कम 10 सड़कें ऐसी हैं जो 15 साल 16 साल से, देवरिया पकड़ी एक इलाका है, यहाँ के लोग जानते हैं उसको, वो सड़क 16 साल से खराब थी, और उसके लिए लोग कहते थे केवल उसकी मरम्मत हो जाए तो ही बहुत ज़्यादा है। वो पूरी सड़क डबल हुई, उसका दोहरीकरण हुआ, एक शानदार सड़क बनकर तैयार है। सबसे बड़ा विषय, देवरिया में लोग कहते थे कि जाम की समस्या है, जाम की समस्या का विकल्प क्या था? तो एक विकल्प निकल कर आता था कि देवरिया बाईपास बनना चाहिए। हम लोग का भी सपना था कि देवरिया बाईपास बनना चाहिए, उसका प्रयास भी शुरू हुआ। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि
22 में हम सबको मौका मिला है, एक बार विजिट करके आइएगा। 2500 करोड़ का देवरिया बाईपास बहुत तेजी से बन रहा है पूरे देवरिया की तस्वीर बदलने के लिए। ये सारी वो चीजें हैं जिनको देवरिया के लोग जानते हैं। देवरिया एक छोटी पालिका हुआ करती थी, केवल 19-20 वार्ड हुआ करते थे, और ये एक बहुत बड़ा विषय था कि देवरिया का विकास कैसे हो, क्योंकि रेवेन्यू नहीं आता था, पालिका बहुत छोटी थी। विस्तारीकरण की फाइल 50 सालों से अटकी हुई थी कि यहाँ के जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको कैसे शहरों में तब्दील किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हम लोगों ने उस काम को किया है। आज 33 वार्ड की देवरिया नगर पालिका बन चुकी है, आगे इसको महानगर पालिका बनाएंगे, ये हम लोग का सपना है। लेकिन शलमणि जी बड़े इंटरेस्टिंग आप मेरी उपलब्धियां थोड़ा और सुन लीजिए। नहीं, उपलब्धियां एक और सुन मैं आपको मौका लीजिए। दूंगा। बैतालपुर एक इलाका है, बैतालपुर ग्रामीण इलाका हुआ करता था। लोग कहते थे कि बैतालपुर का जब एड्रेस जाता था तो लोग लिखते थे ग्राम सभा बैतालपुर। आज की तारीख में बैतालपुर नगर पंचायत बन चुका है, गांव-गांव में सीसी रोड बन रही है, सड़कें बन रही हैं। अब आपका जो सवाल था मंदिर और मजार, देवरिया में आप जब पहले आते होंगे तो देवरिया में आपके प्रवेश करते ही देवरिया के ओवरब्रिज पर आपको एक हरे रंग का कलंक नजर आता था। और मैं कलंक इसलिए कहता हूं कि सरकारी जमीन को कब्जा करके, पीडब्ल्यूडी विभाग की जमीन को कब्जा करके, बंजर जमीन को कब्जा करके वहां पे एक अवैध मजार खड़ी की गई जो हमारे विकास में बाधक थी। हमने डंके की चोट पे उसको नेस्तनाबूद कराया है और आगे भी कराएंगे। आगे भी ऐसी कोई चीज आती है और हम मानते हैं कि ये विकास के लिए हुआ है। उसको अगर कोई कहता है कि मंदिर मस्जिद का मुद्दा है तो उसको धन्यवाद, हम आगे इस प्रकार के मुद्दों को उठाते रहेंगे। चलिए देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब सोशल मीडिया पर कुछ अच्छी अच्छी बातें भी पता चलती है। सोशल मीडिया पर अभी ये मुख्यमंत्री साहब से मिले और इन्होंने फोटो पोस्ट किया, लेकिन बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, मैं पढ़ रहा था। देखिए, अब ये लिख रहा है, किसी भाई साहब ने लिखा है, ये सरकार मंदिर ही बनाएगी क्या, सबको साधु ही बनाना है क्या, स्कूल बनाएगी, यूनिवर्सिटी का क्या हुआ, मतलब क्या मंदिर बनाकर सबको साधु बनाना है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। और पूछे यूनिवर्सिटी का क्या हुआ, एक कह रहा है कि भैया स्कूल बनेंगे या नहीं बनेंगे, एक कह रहे हैं विधायक महोदय गौरी बाजार में आपको भर भर कर वोट मिले लेकिन बाजार की शान चीनी मिल का क्या हुआ। बड़े इंटरेस्टिंग सवाल आते वैसे सोशल मीडिया अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अभी माननीय मंत्री जी ने इसका जवाब दिया। हम लोग पहले दिन से लगे हैं। जिन्होंने चीनी मिलें बेची उनका गुनाह है या हम चीनी मिल खोलने का प्रयास कर रहे हैं हमारा गुनाह है। हम तो चीनी मिल खोलने का प्रयास कर रहे हैं, और जो चीनी मिल यहां पर बेची गई, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पूर्व की सरकारों के बड़े करीबी लोग थे जिन्होंने 300 करोड़ की चीनी मिल को केवल 30 करोड़ में खरीद लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है कि उन्होंने इस पूरे प्रकरण की जांच कराई है। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे विषय को रखा है, और जिन महोदय ने खरीदी थी उन्होंने लिख के दे दिया है कि मैं प्रदेश सरकार को ये पूरी की पूरी चीनी मिल वापस करने को तैयार हूं। लेकिन क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और आपको पता है, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि सुप्रीम कोर्ट की अपनी जो कार्रवाई होती है उसकी अपनी अलग अलग प्रक्रिया है। हम सब हर रोज प्रयास कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जैसे निर्णय हो, बैतालपुर की भी चीनी मिल खुलेगी और गौरी बाजार की चीनी मिल भी हम लोग खोलने का काम करेंगे। मुद्दों के लिए आप मुखर रहते हैं। वापस आएंगे आपके पास। सुरेंद्र चौरसिया जी, मेरा सवाल आपसे है, क्या वाकई में आपको लगता है कि देवरिया की तस्वीर बदल रही है? और रामपुर कारखाना से आप आते हैं तो वहाँ की जो उपलब्धियां हैं आपकी, वो मैं सबसे पहले जानना चाहूँ। और मैं इसमें एक और सवाल चौरसिया जी जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि नाम बड़ा अच्छा है, रामपुर कारखाना, लेकिन मैंने पूछा कारखाने हैं क्या, कह रहे कुछ नहीं है भैया, रोजगार की तलाश में घूमते लोग यहाँ। देखिए, केवल आज रामपुर कारखाना नहीं बदल रहा है, आज पूरा उत्तर प्रदेश बदल रहा है। जिस उत्तर प्रदेश की पहचान कभी अपराध के रूप में होती थी, हमारा जो विधानसभा है रामपुर कारखाना बिहार बॉर्डर से लगा हुआ विधानसभा है। बिहार का अपराधी उत्तर प्रदेश में आ जाता था और उत्तर प्रदेश का अपराधी बिहार, लेकिन आज वो सारा दृश्य बदला हुआ है। जब हम विकास की बात करते हैं तो हम सड़कों के रूप में, बिजली के रूप में, शिक्षा के रूप में, और जो हमारे लाभार्थी हैं जिनको आवास की ज़रूरत थी, जिनको पेंशन की ज़रूरत थी, आज हम जनता की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं कि कैसे हम आम लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकें, कैसे हम इस उत्तर प्रदेश को, जो आज एक बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है, जो आज दुनिया का, जो भारत का आज चौथी अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। और मैं इसलिए इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि आज हमारा जो विकास का विजन है, मोदी जी का जो 2047 का विजन है, वो विजन उत्तर प्रदेश के माध्यम से ही पूरा हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश इस देश का हार्ट है, हृदय है, और हम लोग आज उसी विजन पर काम कर रहे हैं। आपको ये महसूस भी हो रहा होगा कि आज के 10 साल पहले इस देवरिया की क्या स्थिति थी,
आज हम लोग रामपुर कारखाना में जगह जगह पुल बनाकर, सड़क बनाकर, बिजली की व्यवस्था ठीक करके अपने क्षेत्र की जनता को एक बेहतर सुविधा देने का हम सब लोग काम लेकिन कर रहे चौरसी हैं। साहब, अभी मुद्दे जैसे सोशल मीडिया पे हमने कहा कि हम देवरिया में एक कार्यक्रम कर रहे हैं, तो मुझे सोशल मीडिया से मिलते हैं बहुत सारे। किसी ने कहा भैया उनसे पूछेगा रोजगार कब देंगे, वहां एक भी कारखाना नहीं है, रोजगार एक बड़ा मुद्दा। किसी ने लिख के भेजा कि भैया जाम की बड़ी दिक्कत है, विधायक साहब से जरूर पूछेगा कि जाम से निजात, पूरे देवरिया ही जिले में जाम की दिक्कत है, और जबकि 7-7 विधायक चुनकर भेज दिए। देखिए, जहाँ तक रामपुर कारखाना की बात है तो बहुत ही प्राचीन नाम है उसका। पहले वहाँ पर छोटे छोटे खड़सारी मिल हुआ करते थे, जिसके वजह से उसका नाम रामपुर कारखाना पड़ा। और जब 12 में रामपुर कारखाना का सृजन हुआ तो 5 विधानसभाओं से, क्षेत्रों से, गाँवों को काट के उस विधानसभा को बनाया गया था। और जिस प्रकार से हमारी सरकार आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही है, कभी यही वो प्रदेश है जहाँ पर कोई उद्यमी अपना रोजगार, अपनी कंपनी, अपना उद्यम लगाना नहीं चाहता था। और आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो हमारा स्पीड है, जो हमारा ग्रोथ लेवल है, कि पूरे देश भर की जो संख्या है स्पीड बढ़ने की, उनसे कई गुना ज़्यादा स्पीड में उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर खुल रहे हैं, कंपनियां लग रही हैं। और निश्चित ही यदि पूरे प्रदेश में निवेश आएगा तो देवरिया उससे अछूता नहीं रहेगा। और हम लोग आने वाले समय में देश की जो सरकार है, अभी जो कल हमारा बजट पेश हुआ था, आपने देखा कि ये पूरा बजट आज के लिए नहीं पेश हुआ है, ये पूरा बजट देश के युवाओं के भविष्य को देखकर पेश किया गया है कि कैसे हम युवाओं को स्किल्ड बनाकर, उनको कैसे, उनके हाथों को हम हुनर के आधार पर काम देकर इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए हर नौजवान को रोजगार देने का काम करेंगे। इसके लिए सरकार ने इस बजट को लाया है, जो एक दूरगामी सोच के तहत वो बजट आई है। और हम लोग आज सरकारों से जुड़कर सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के साथ साथ युवाओं पर फोकस करके हम युवाओं को कैसे स्किल्ड करें, इसके क्षेत्र में हम लोग चलिए, मैं लौटता हूं सर मंत्री जी से। मेरा सवाल सर, निषाद समाज में बड़ा लीडर कौन, संजय निषाद या राम बुहाल, जिनके पैरों में गिर के आप नेता बने? मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने ही कहा था। देखो, लोकतंत्र में लोगों की अभिव्यक्ति है, कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन मैं पेशे से चिकित्सक था। मैं मानवर कांशीराम के एग्जीक्यूटिव ट्रेनर में रहा। सबको पता है देश में कि ज्ञान से ही कब सब कुछ किया जा सकता है, जब सब ज्ञान की शक्ति नहीं होगी। मैं एक पार्टी का लीडर हूँ, टीचर हूँ, अपने समाज का एक मार्गदर्शक हूँ। अगर वो अब तक 70 साल से कभी मुगलों अंग्रेज़ों से लड़ने वाली जातियाँ थी, जिसको केवटा, मल्हावा, बिंदवा, कश्यप, कहरा कहा जाता था, और कभी किसी निषाद नेता को सदन में बोलने नहीं दिया जाता था। नेता तो बहुत बनते थे, लेकिन निषाद पार्टी को जब से मैं लाया, इनको टोपी, झंडा, जय निषाद राज का नारा लगाया। हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति, इतिहास राजनीति की माँ होती है, आंदोलन उसका बाप होता है। मैंने अपने इतिहास निषाद राज के किले को जंगल से मंगल किया, पर्यटक स्थल घोषित किया, मोदी तक पहुंचाई आवाज़। निषादों के दर्द को मैंने मोदी को लिख के ज्ञापन के रूप में दिया कि ये निषाद देश को आज़ाद कराने वाली है, भगवान राम को पार उतारने वाली है। इसकी एक गौरवशाली इतिहास रहा है। एसटी का दर्जा अभी तक नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं। वहीं आ रहा हूँ। ये नेता जिस दिन सुधर जाएंगे उस दिन एससी का दर्जा मिल जाएगा। सबसे बड़े रोड़ा है, कभी ये नहीं बोलते हैं, सड़क पर बोलते, सदन में मुंह नहीं खोलते हैं। कभी भी इनकी आवाज़, जिनकी नेताओं का नाम ले रहा है, कभी भी सदन में आवाज़ उठाए हो तो बता दीजिए एक लाइन का। मैं सरकार के साथ हूँ, मोदी के सामने भी बोलता हूँ, योगी के सामने को क्या मैं आप देखिए, वो नेता हैं, हमारे समाज के हैं, हम उनसे लड़ने के लिए नहीं। उन्होंने आपको बनाया मेरी बात, अगर कहीं उनका प्रैक्टिकल एक को फोटो दिखा दीजिए। आपके पास तो फोटो, आपका मीडिया ही सोशल मीडिया है, कहीं एक सिंगल फोटो दिखा दीजिए जिनके साथ वो हमारे साथ कोई मन शेयर किए हो, इस तरह का काम किए हो, या कहीं भी हो। हमारे तो हजारों शेयर मिलेंगे। हमारे बनाने वाले राजनीतिक गुरु कांशीराम हैं, ये इस दुनिया को मालूम है। टीचर रहे वो विचारधारा वाले रहे, और उसी की देन है आज हम एक जो है अपने समाज को एक रास्ता दे से। जिस तरीके से लेदरमैन अपनी लड़ाई लड़कर अपनी समस्याओं का समाधान किया, उसी तरीके से फिशरमैन भी अपने पार्टी के टोपी, झंडे, नारे के साथ अपनी समस्याओं का समाधान करेगा। आज नहीं कल करेगा। 11 विधायक हैं, आवाज़ हैं। जब मैं सदन में आवाज़ बोलता हूँ तो जिसकी नाम ले रहे हैं उस पार्टी के लोग विरोध करते हैं। कभी जब मैं आरक्षण की आवाज़ बोलता हूँ तो समाजवादी पार्टी के लोग सबसे पहले विरोध करते हैं। इसके मतलब जो समाज के विरोधी पार्टियाँ हों, वह उसके अगर समर्थक नेता हो तो समाज किस तरीके से आप देख सकता है। एक बार नैरेटिव से कोई नेता बन जाए, उसे नेता नहीं कहते हैं। मैं जो कहना चाह रहा था, मैंने राम मंदिर के साथ
भगवान राम के साथ निषाद राज की मूर्ति लगी, निषाद राज का किला बना, 56 फुट की मूर्ति लगी, मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया। प्रयागराज की धरती को निषाद राज घोषित किया, निषाद राज के नाम से अतिथि भवन बना। पहला व्यक्ति हूँ जो मोदी को ज्ञापन दिया। मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ, चाहे उत्तर प्रदेश दिल्ली में हुआ, यहाँ हुआ। जब तक मंत्रालय नहीं किसी के लिए होगा तो कुछ नहीं होगा। आज के दिन मत्स्य उत्पादन में हम 1 नंबर पर है। शिक्षा के लिए पैसा आया, इलाज के लिए आया, शादी के लिए आया, सब आया। आरक्षण की बात जो आपने कहा है, मैं वकील हूँ। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहा है निषादों का आरक्षणों के। मछुआ विजन था 2014 में। नहीं, ये तो शुरुआत से चल रहा है, कब तक आश्वासन? एक मिनट, योगी जी ये भारतीय जनता पार्टी के दोनों विधायक यहाँ हैं, मैं सहयोगी दल हूँ। जवाब इन्हें देना, कब दिलाएंगे? भारतीय जनता पार्टी 43 सीट हार गई है, आगे जीतना होगा तो निषादों के आरक्षण पर विचार करना होगा। मैं उसी पूरा हो जाने दीजिए। मैं कहता हूँ मैं वकील हूँ, जज भारतीय जनता पार्टी है। जब योगी जी खुद हमारी आवाज सदन में उठाते रहे, अनुसूचित जाति के हकदार हैं, खुद मुख्यमंत्री हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सवाल पूछिए ना। हम तो साथ में रहूंगा। मैं तो जो विरोधी दल है वो आरक्षण विरोधी रहे, कांग्रेस आरक्षण विरोधी रही, सपा बसपा, तो मैं विरोध में तो नहीं रह सकता ना। भारतीय जनता पार्टी पहल कर रही। पहली बार मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा आरजीआई को। हमारे तो प्रमाणिक दस्तावेज ही गायब थे। कहने से नहीं मिलता है, दस्तावेज से मिलता है। पहली बार योगी जी को लिखना पड़ा। आरजीआई ने लिखा कि भाई केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं, 1966 में इनकी गिनती हुई थी। ये सामाजिक न्याय मंत्रालय का निर्णय जल्दी दिशा निर्देश दे। तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि सामाजिक न्याय मंत्रालय के उस निर्देश को जारी करे, हमारा नाम ओबीसी से खारिज करे और अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करे, क्योंकि संविधान लागू कराना मोदी और योगी का काम है। संविधान में हम अनुसूचित जाति में है। भारत सरकार के राष्ट्रपति की अधिसूचना 10 अगस्त 1950 के अनुसार केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं। लेदरमैन को मिल रहा, वाशरमैन को मिल रहा है, फिशरमैन को कहीं फुसलाया जा रहा है। भाई हमने 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने कह दिया कि केवट मल्ला अब नहीं है पिछड़ी, अभी नहीं खाएंगे खिचड़ी, ये अनुसूचित जाति के हकदार, इनको अनुसूचित जात माना जाए। तो राज्यपाल और राष्ट्रपति की अधिसूचना का अनुपालन कराना सरकार का काम है। मैं अभी सदन में पार्टी और पद से पहले तो आप समाज से जुड़े हुए हैं ना, समाज है आपके साथ। मेरा समाज अब धीरे धीरे रोड पर आ रहा है। देखो ना, मेरे समाज का एक नेता जाके स्वतंत्र देव को घेर लिया। घेरा मेरे समाज का इनाम लोधी राजपूत है, घेर रहा है ना। ये भी घेरे जाएंगे, कल ये भी घेरे जाएंगे, सारे लोग घेरे जाएंगे। ये जवाब ये लोग देंगे। वोट लेना है, निषादों का वोट लेना है तो इनको गांव में विरोध झेलना पड़ेगा, जवाब देना इनका काम है। इसलिए लोग जाके सदन में इस बार आवाज उठाएं कि मेरा नाम ओबीसी से खारिज हो, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र। संजय निषाद जी, आप मानते हैं कि अफसर सुनते नहीं? क्योंकि मैंने अभी देखा कि आपको प्रोटोकॉल नहीं मिला, और देखिए अपर पुलिस अधीक्षक साहब भी यही हैं, तो अफसर सुन नहीं रहे, अफसरशाही हावी है। नहीं, कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो अंदर से हाथी से आपको प्रोटोकॉल तक नहीं दिया। मैं वही पूरा। हाँ। कुछ ऐसे अधिकारी हैं अंदर से हाथी साइकिल है, ऊपर से कमल की ड्यूटी ले लिया, आ गए, और जब मौका मिलता तो नाराज करना चाहते हैं, चाहे हमें, चाहे विधायक को, चाहे जनता को। वो वही लोग हैं जो सपा बसपा के समय उनके रहने, उनके आत्मा में बसी हुई है। नहीं तो ढेर सारे अफसर अच्छे हैं। अगर अफसर नहीं अच्छे होते तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होता। अफसर अच्छे नहीं होते ये माफिया नहीं खत्म होते। अफसर नहीं अच्छे होते तो उत्तर प्रदेश सरप्लस में नहीं जाता रेवेन्यू, हम सर्वोत्तम प्रदेश नहीं बनते। आज अर्थव्यवस्था में अगर उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है तो अच्छे अफसरों की देन है, और जनता और योगी आदित्यनाथ और मोदी की देन है, जो सब लोग मिलकर कहा। कुछ ऐसे हैं उनको फिल्टर करना जरूरी है, न इलेक्शन में सब जनता को नाराज करते हैं। शलमणि जी बैठे हैं। शलमणि जी, मेरा एक सवाल है, वाकई में अफसरशाही हावी है, अफसर सुनते नहीं है? अभी आपने देखा स्वतंत्र देव सिंह विधायक ही भिड़ गए आपके, क्योंकि वहां काम नहीं हो रहे, काम हो रहे हैं तो गड़बड़ी हो रही है। संजय निषाद जी देवरिया आते हैं, उनको प्रोटोकॉल ही नहीं दिया जाता। हमारे कार्यक्रम में आए, अपर पुलिस अधीक्षक साहब बैठे और पूछिए कि उनको भी प्रोटोकॉल नहीं दिया। ये अफसरशाही हावी हो रही है क्या प्रदेश में? देखिए, अतीक अहमद का आपने नाम सुना होगा। अतीक अहमद के खिलाफ अदालतें वारंट जारी करती थी। मत जाइए ना, मेरे सवालों पे उसी पे आ रहा हूँ। अतीक अहमद जैसे कुख्यात माफिया के खिलाफ अदालतें वारंट जारी करती थी, और प्रयागराज के एसएसपी की हैसियत नहीं होती थी कि जाके वारंट चिपका के चले आए। और आज उत्तर प्रदेश में एक सिपाही जाता है और अतीक अहमद के पूरे गैंग का सफाया करके वापस लौट आता है। ये है उत्तर प्रदेश। अफसरशाही कहाँ हावी है? अफसरशाही हावी होती तो अतीक, मुख्तार, मुकीम काला जैसे जो माफिया थे उनका अंत होता। हाँ, जो मंत्री जी ने कहा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मानसिकता खराब हो सकती है, लेकिन आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी ने अच्छा रिजल्ट दिया है।
अच्छा काम किया है। उत्तर प्रदेश में भारत सरकार की सारी योजनाओं का अगर 100% अनुपालन हुआ है और उत्तर प्रदेश उन राज्यों में आता है जो भारत सरकार की योजनाओं में कम से कम 25 योजनाओं में नंबर 1 पे है। तो उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी मेहनत कर रही है, काम कर रही है। कुछ लोग हो सकते हैं जो गड़बड़ हैं, उनको दंड भी मिलता है। सबसे ज्यादा सस्पेंशन, सबसे ज्यादा बर्खास्तगी माननीय योगी जी की सरकार ने की है। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि मैंने पिछले दिनों देखा कि एसडीएम साहब को डिमोट करके कानूनगो बना दिया गया। तो जो ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। ऐसे लोगों से मंत्री जी भी निपटते हैं, कई बार तो हम भी ऐसा भी निपटते होता है हैं ना शलमनी जी, आपने भी देखा होगा कई बार तो आपकी भी और डीएम की भी यहाँ हो जाती होती है, है, उसमें- बहुत सारे इश्यूज होते हैं। और अभी देखिए विधायक साहब ने मंत्री का काफिला रोक लिया, आपके ही मंत्री का काफिला आपके ही विधायक ने नहीं, रोका। वो आप लोगों ने उसको इस प्रकार से प्रस्तुत किया। अभी विधायक जी का भी स्टेटमेंट आ चुका है, मंत्री जी का भी आ चुका है, उनके पिताजी का भी आ चुका है, विधायक जी के। एक सामान्य तौर पे उन्होंने अपनी बात रखी। अब उसको आप हेडलाइन कुछ भी दे दी, हेडलाइन बनाना तो आपका काम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये लोकतंत्र है कि हम अपनी बात अपने मंत्री से कह सकते हैं, अपने मुख्यमंत्री से कह सकते हैं। जहां पर नहीं है लोकतंत्र वहां समस्या आती होगी। लेकिन जो आपने कहा कि डीएम से बातचीत और विधायक की बातचीत, ये तो एक सामान्य बातचीत है। हर विधायक को अधिकार है कि अपनी बात कहेगा और अफसर को उसकी बात सुननी पड़ेगी। लोकतंत्र में जो विधायिका है, लोकतंत्र में जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है, उसको जनता ने आशीर्वाद देकर भेजा है। और अगर जनता के हित के लिए डीएम नहीं, अगर कमिश्नर को भी लपेटना पड़ेगा तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, उसको भी कुछ कहना लपेटेंगे। चाह रहे थे मंत्री जी, कुछ कहना चाह रहे मैं इतना कहूँगा, जो अधिकारियों का आपने सवाल किया है, तो अधिकारी भाई उनका एक लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अपना अपना अधिकार क्षेत्र है। निश्चित रूप से अधिकारियों को सुधर जाना चाहिए, देखकर सुधर जाना चाहिए। ढेर सारे लोगों पर कार्रवाई हुई। मैं योगी जी को धन्यवाद दूंगा कि जब भी कोई मामले आते हैं तो खुद संज्ञान लेते हैं, जांच कराते हैं और जांच में जो दोषी पाया जाता है, कितना रसूखदार हो, निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई होती है। जो आरक्षण के मामले में एक लाइन छूट गया था, जो आपने कहा कि हम दिला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मैं वकालत कर रहा हूँ, मैं वकालत करता रहूँगा जब तक जिंदा रहूँगा। और मेरा समाज अगर आज़ादी लिया है तो पक्का आरक्षण भी ले लेगा और लिखवा लेगा। जिस तरीके से अपर कास्ट ने 10% लिखवाया, जो महिलाओं का 33% मोदी ने लिखा, संविधान में जो नहीं लिखा था वो लिख गया। मेरा तो संविधान में लिखा हुआ है, मेरे पुरखे लायक थे, उन्होंने लिखवा दिया। जिस दिन मेरा समाज लायक हो जाएगा, सबको हराने लायक हो जाएगा और एक मुश्त योगी को जिताने लायक हो जाएगा, मोदी को जिताने लायक होगा ऑटोमेटिकली। लेकिन मंत्री जी, आपके जो बयान है काफी विवादों में रहते हैं, ऐसा क्यों? गलत तरीके से पेश किया जाता है या इसके पीछे कुछ और वजह रहती है? एक्चुअली में हमारा समाज विवादित रहा शुरू से। अंग्रेजों ने इन्हें क्रिमिनल कास्ट घोषित कर दिया, इन्हें मार्शल कॉन्ग घोषित कर दिया, निषाद राज को पार उतारने वाला घोषित कर दिया, कहीं केवट मल्ला को नीच घोषित कर दिया, कहीं भगवान राम के हाथ मित्रता का मित्र घोषित कर दिया। ये तमाम विवादित रहे हैं, त्रेता से लेकर अब तक है। अब कम से कम अब अधिकारी निषाद जी कह के पुकारते हैं और मोदी जी जब भी भाषण देते हैं तब भी एक बार भगवान राम और निषाद राज की मित्रता का वर्णन करते हैं। एक निषाद के घर जब मोदी जी खुद चाय पीकर आते हैं, उसकी गरीबी नज़दीक से देखते हैं कि ये समाज उजड़ा हुआ है, अंग्रेजों मुगलों ने इन्हें उजाड़ा है, ये भूमिहीन है, तो जिसकी चिंता मोदी जी करते हो, अमित शाह जी, योगी जी करते हो, तो ज़्यादा हम लोगों को खाली साथ देने की जरूरत। विवादित बयान क्यों देते हैं? कभी कहेंगे कि मैं 7-8 दरोगाओं के हाथ पैर तुड़वा कर यहाँ पहुंचा हूं, कभी आप कहते हैं कि अगर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चले जाएंगे, अरे ये तो गंगा मैया पैर धोने आई है, क्यों टेंशन ले रहे हो? अरे ऐसे होता है क्या? लोगों को दहशत थोड़ी फैलाना। हम लोग तो चाहते हैं कि समाज लड़े, चाहे दैविक आपदा से लड़े, चाहे परिस्थितियों से लड़े। विपक्ष के लोग दहशत फैलाते हैं। अब गंगा जी हैं और गंगा जी आएंगे तो लोगों के अंदर दहशत थोड़ी फैलाना होगा, उनसे लड़ने की शक्ति देना होगा। हम लोग डॉक्टर हैं, मनोबल पैदा करते हैं। और रहा है जो दरोगा का हाथ पैर तोड़ने का, वो तो हमारे कार्यकर्ताओं का भाई गलती है। हम लोग तो 100 मीटर दूर आंदोलन कर रहे थे, सड़क में रेल हमारे लोगों ने रोका था। भाई जब जो आज देखे होंगे कि राजस्थान में गुर्जर आंदोलन चला, 1 महीना चला, पटरी उखाड़ दिया, सब किया, एक डंडा भी नहीं चला। और एक निषाद का बेटा अगर सड़क जाम कर दिया, रोड जाम कर दिया, तो गोली मार देंगे। मेरे आदमी को जो फायरिंग कर दिया, एक आदमी मर गया, 60 गाड़ियां फूंक दी, हम लोगों को 30 लोगों को बंद कर दिया, उठा के बसों में से पकड़ के बंद कर दिया, आई कार्ड मिल गया, कह साले निषाद हो तुम भी आंदोलन कर रहे थे, उनको पीटा गया। ये पढ़े रात में एसपी पहुंचे, एक रात में पहुंचे एसपी साहब, कहा इसमें कौन पढ़ा लिखा है, तो एक एमए था, एक जो है एक ग्रेजुएट था, उसने कहा ये दोनों को कट्टा दिखा दो। ये क्या है? ये तो गुंडागर्दी थी ना। तो ये सब तो जब जैसा जो करेगा वैसा पड़ेगा। अगर मान लो आप किसी को बिना मतलब का फायरिंग करोगे और किसी को मार दोगे, आंदोलन कर रहे हैं शांतिपूर्ण, तो वहां तो दंगा होगा। चलिए मंत्री जी, मैं आ रहा हूँ। शलबनी त्रिपाठी जी, देखिए माइक जरूर पहुंचाई गया क्योंकि देवरिया सदर से विधायक है, किसी का कोई सवाल हो देवरिया से जुड़ा
तो जरूर जरा पूछ लीजिएगा शलमणि त्रिपाठी जी से, और माइक जरूर पहुंचा दीजिएगा, हाथ खड़े करें। शलमणि जी, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अब 2027 चुनाव बिगुल बच चुका है, लेकिन यहाँ के मुद्दे, रोजगार का मुद्दा, यहाँ शुगर मिल का मुद्दा जो आप नहीं सुलझा पाए, जाम का मुद्दा नहीं सुलझा पाए, बस स्टैंड एक बड़ा मुद्दा। बस स्टैंड का एक सोशल मीडिया पर भी मुझे लिख के भेजा कि बस स्टैंड की हालत नहीं सुधर पाई, और आप अस्पताल में सुविधाएं नहीं है। किसी ने मुझे ये भी लिखकर भेजा कि अस्पताल की बेहतर व्यवस्था। फिर सर किया क्या आपने है? 2005 से 27 चुनाव आ गया। देखिए, जो किया है वो यहाँ के लोगों को नज़र आ रहा है, आपको नज़र आएगा, आपको भी, आप जब लोगों से मिलेंगे तो। जो बस स्टैंड का मुद्दा है वो मुद्दा है, बिल्कुल मैं उसको मानता हूँ। पहले दिन से हम लोग प्रयास कर भी रहे हैं, और मैं भी लखनऊ गया था, जो वित्तीय अनुमोदन है उसका मिल चुका है। लगभग 45 शहरों में बस स्टेशन की कैबिनेट से अप्रूवल होना है। मुझे लगता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले 1.5-2 महीनों में उसका अप्रूवल मिल जाएगा, और राज्य सरकार चाहती है कि पीपीपी मॉडल पे उसको बनाया जाए। हम सब पहले दिन से प्रयास कर रहे हैं। एक सामान्य बस अड्डे की जगह सरकार चाहती है कि उसमें मॉल भी खुले, उसमें होटल्स भी खुले, और उसमें देवरिया का भी बस अड्डा शामिल है। हम सब उस दिशा में लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसमें एक लाइन जाम को लेकर इसमें एक लाइन जोड़ दूँ कि अभी जो यहाँ बस स्टेशन का मुद्दा रहा, वो हमारे भी कैबिनेट में आया था, तो उसमें सुधार के लिए कि उसको जो अब जो देर भले हो, लेकिन जो अब बस स्टेशन बने वो एयरपोर्ट स्टेशन जैसे बने। जनता को लगा कि नहीं, हम उपेक्षित न रहें, बड़े लोग एयरपोर्ट पर जाएंगे, तो मॉडल चेंज करने के लिए गया, और महिला कैबिनेट से पास हो गया। उसको मान के चलिए कि हाईटेक बस स्टेशन यहाँ बनेगा। देखिए, मंत्री जी कैबिनेट का पार्ट है, इन्होंने खुद ही आपको प्रमाण दे दिया। जहां तक जाम की आपने बात की, तो मैंने आपको बताया ना कि 2,500 करोड़ से देवरिया बाईपास बन रहा है, जो पिछले 30 साल से लोग कहते थे कि भाई देवरिया बाईपास बनना चाहिए, और उसके लिए आदेश हुए भी तो बहुत सारी फाइलें अटक गई, जमीनों का अधिग्रहण नहीं हो पा रहा था। 2,500 करोड़ का देवरिया बाईपास बन रहा है। कसिया क्रॉसिंग है, वहां पे अंडरपास स्वीकृत हो चुका है, लेकिन कुछ लोग कोर्ट चले गए हैं ये कहते हुए कि वहां नहीं बनना चाहिए। तो कोर्ट में लिटिगेशन है, साथ ही साथ ओवरब्रिज के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आगे चल के हम सबका प्रयास होगा। मैंने आपको बताया कि देवरिया नगर पालिका है, इसको महानगर पालिका के तौर पे तब्दील करना, देवरिया में विकास प्राधिकरण का काम करना। और आपने जो रोजगार की बात की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ जो होटल्स खुल रहे हैं, अभी हमारे सामने त्रिपाठी जी बैठे हैं, आपने कितने का होटल खोला त्रिपाठी जी, जरा बताइए, माइक दीजिए। आपको टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का किया आपने? भाई माइक पहुंचाइएगा, जल्दी से पहुंचाइए, बहुत तेजी के साथ। बहुत सारे मेहमान बैठे हुए हैं, राजेश त्रिपाठी के अधिकारी भी बैठे हैं। ये मुंबई रहते हैं, बिल्कुल, और मुंबई में देवरिया मिला में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। कितने का इन्वेस्टमेंट किया आपने, आप बताइए? कभी 25 करोड़ 25 करोड़ का इन्होंने होटल खोला है, और करीब 200 से 300 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार दे रहे हैं। हमारे अग्रवाल साहब, इनका अभी जिस होटल में आप बैठे हैं, इन्होंने 1.5 साल पहले ये होटल ओपन किया है। तो यहाँ पर होटल्स खुल रहे हैं, यहाँ पे उसरा इलाका है, इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ फैक्ट्रीज खुल रही हैं। और आप जो कहते हैं, आपने भी मंत्री से पूछा था पलायन का, तो ये पलायन की बात नहीं है। देवरिया की माटी ऐसी है कि यहाँ का बच्चा कई बार स्टेशनों पे धक्के खाते हुए दिल्ली जाता है और प्रयागराज जाता है, उधर से किसी जिले का पुलिस कप्तान या जिले का अधिकारी बनकर लौटता है। ये जिले की ऊर्जा है, यहाँ के लोगों की ऊर्जा है। सर, मैं जल्दी छोटी ऊर्जा इसलिए यहाँ के लोगों की डिमांड है, चाहे वो विदेश के भीतर हो, चाहे मुंबई के भीतर हो, चाहे गुजरात के भीतर हो, यहाँ भी काम कर रहे हैं और बाहर भी देवरिया का नाम रोशन कर रहे हैं। चलिए, मैं जल्दी छोटे 2-3 सवाल आपसे, क्योंकि वक्त कम है, और आप और भी उनसे भी पूछना मुझे क्या, क्योंकि देखिए ये बेल्ट है, और ब्राह्मणों के लिए अगर आप देखें तो एक बड़े लीडर के तौर पर मैं आपको देखता हूं यहाँ। क्या ब्राह्मण नाराज हैं बीजेपी से? और फिर यूजीसी का मुद्दा ये बताता है, विधायकों की बैठक ये बताता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देखिए, ब्राह्मण को समाज में एक श्रेष्ठ दर्जा मिला हुआ है, और वो दर्जा इसलिए मिला हुआ है कि भगवान राम ने रावण का वध किया, धर्म के लिए किया। रावण ब्राह्मण था, भगवान राम क्षत्रिय कुलभूषण थे, लेकिन उसके बाद भी ब्राह्मण हर दीपावली पे, हर दशहरे पे बड़े गर्व के साथ भगवान राम की जयकार करता है और रावण का पुतला जलाता है। इसलिए ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मण ने कभी अपने आप को तरजीह नहीं दी, अपने को आगे नहीं रखा। देश आगे होना चाहिए, समाज आगे होना चाहिए, हमारी सनातन परंपरा आगे होनी चाहिए। और आज जब ब्राह्मण समाज ये देख रहा है कि बाबा विश्वनाथ का मंदिर सच के तैयार है, भगवान राम का मंदिर 500 साल बाद, सुन लीजिए महोदय, यूजीसी भी तो सुन तो लीजिए, 500 साल के बाद भगवान राम का मंदिर बनके तैयार हो गया, बाबा विश्वनाथ का दरबार सज गया, और अब तो मथुरा की बारी है। तो ब्राह्मण समाज इससे ज्यादा आशीर्वाद कौन सी सरकार को देगा? योगी जी की सरकार में सबके साथ न्याय हो रहा है। और आपने जो यूजीसी का विषय सुना, जो आपने पूछा, यूजीसी का विषय बहुत संवेदनशील विषय है। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि हर दल के नेताओं ने, जो वरिष्ठ नेता हैं, जो जिम्मेदार नेता हैं,
उन्होंने इस ये पूरे नियम आना विषय पर- चाहिए नहीं आना चाहिए? नहीं, मैं कह तो रहा हूँ, आना चाहिए नहीं अरे आना चाहिए? सुन तो लीजिए, मैं वही कह रहा हूँ, ये मामला सुप्रीम आना कोर्ट, चाहिए नहीं आना चाहिए? आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, हम सुप्रीम कोर्ट से नहीं, ऊपर आप है। आना चाहिए नहीं आना मैं चाहिए? कहता हूँ आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर आप है, एक ब्राह्मण है, आप सवर्णों की बात रखिए। इसीलिए कह रहा हूँ ब्राह्मण है। नियम आना चाहिए नहीं आना चाहिए? मैं कहता हूँ मैं सुप्रीम, कहता हूँ नियम नहीं आना चाहिए। भाई मैं एंकर सुप्रीम- हूँ, जयप्रकाश शर्मा मेरा नाम है, बताइए। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर ना हम हैं ना आप हैं। कोई विषय अगर सुप्रीम कोर्ट में है, मैं ये कहता हूँ यूजीसी में इस पूरे मुद्दे पर देश के जिम्मेदार हर दल के नेताओं सर, ने नियम आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आप गैर जिम्मेदाराना रवैया मत दिखाइए। मैं कह रहा हूं, मैं गैर जिम्मेदार देश के मेरा रवैया नहीं। हर दल के नेता ने बहुत जिम्मेदारी पूर्वक अपना बयान दिया है, अपनी बात रखी है। किसी के साथ भेदभाव ना हो और किसी के साथ अन्याय ना हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। मोदी जी की सरकार यही बात तो सबके अखिलेश साथ है। यादव कह रहे हैं। आप तो अखिलेश यादव की लाइन अब ले रहे हैं। ये आपका पैमाना हो सकता है और उनका पैमाना हो सकता है, लेकिन कोई विषय अगर सुप्रीम कोर्ट के भीतर है और उसमें भारत सरकार उस पूरे मामले को गंभीरता से देख रही है, तो मुझे लगता है कि इतनी गंभीरता आपको भी रखनी चाहिए, मुझे भी रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग चाहते हैं कि सनातन बटे, हिंदू आपस में लड़े। बहुत से लोग अरे सर, चाहते हैं नियम कि- यूजीसी सुन ला तो- रही है। अरे आप सर, कौन विपक्ष थोड़े बांट रहा है? यूजीसी मैं कह तो रहा हूं, विपक्ष थोड़े लाया सर। देखिए, बहुत से लोगों के विचार ये हैं कि हिंदू बटे तो हिंदू कटे, हम न बटने देंगे और न कटने देंगे। भाई यूजीसी कौन लाया? मैं कह तो रहा हूं, जो भी लाया यूजीसी, जो कौन लाया सर, मुझे बताइए ना सर। सर आप पत्रकार रहे हैं त्रिपाठी जी, इसीलिए बता रहा हूं सर आपको सवाल का जवाब देना होगा। इसीलिए आपको भी पता होना चाहिए। बांट कौन रहा है? विपक्ष थोड़े लाया मैं इसको। कहता रहा हूं कि यूजीसी एक संस्था है, जो स्वायत्त संस्था है, वो लेकर आई ये मामला सुप्रीम कोर्ट में। आप भी एक बहुत जिम्मेदार पत्रकार हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट किसी मामले की सुनवाई कर रहा है, तो आप क्यों चाहते हैं कि जी न्यूज के मंच से कोई ऐसी बात निकाली जाए जो समाज में विद्वेष पैदा करे? हम तो जोड़ने की बात करते हैं, आप तोड़ने का मंशा लेकर क्यों बैठे हैं? मैं तो मुझे सवाल लगता है कि पूछने आप- आया हूं सर इतनी दूर नहीं, से मैं कि आप- आपके सवालों के पीछे उनकी मंशा जुड़ी हुई है चौरसिया जी, जो जल्दी- देश हम समाज को हमेशा बांटना सवाल चाहते हैं। मैं जल्दी से चौरसिया जी, क्योंकि आप लोगों को बहुत जल्दी नेता लोग हैं, आप पे बहुत कम टाइम है, लेकिन मैं आज पूरा दिन लेके आया हूं क्योंकि चुनावी साल है, अब चुनावी बरस है। क्या किया विधानसभा के लिए, क्या करेंगे, और आपको लग रहा है कि जनता फिर से प्यार देगी आपको? देखिए, हमारा जो आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। ठीक है भाई, माइक पहुंचाइए सर के पास जल्दी से। हम जिस सर्वसमावेशी समाज को लेकर विकास के विजन पर काम कर रहे हैं, हमारा जो विजन है वो विकास है। हम विकास के रास्ते पर चलकर फिर दोबारा 27 में वापसी करने जा रहे हैं। लग रहा है फिर से आप मौका मिलेगा? 100% योगी सरकार हैट्रिक बना पाएगी? बिल्कुल। विकास का एजेंडा क्या लेकर जाएंगे जनता के बीच? अभी जो विकास का एजेंडा आप देख रहे हैं, हमारी सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, यही हमारा विजन है। अखिलेश का पीडी आपको नहीं लग रहा कि भारी पड़ेगा? असली पीडीए सुरेंद्र चौरसिया बैठा हुआ है। हाँ, असली लोकसभा पीडीए में हमारे पसीना माननीय छुड़ाए, मंत्री संजय निषाद लोकसभा जी में बैठे पसीने हैं। छूटे ना आप लोगों के? लोकसभा में पसीने छुड़ा दिए ना पीडीए फॉर्मूले ने। देखिए, राजनीति में निर्णय कभी कभी आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, हमारे गठबंधन के साथ खड़ा है। और असली पीडीए सुरेंद्र चौरसिया यहाँ बैठा हुआ है, जिसकी उत्तर प्रदेश में कम आबादी होते हुए भी आज भारतीय जनता पार्टी ने एक चौरसिया के बेटे को टिकट दिया, और यहाँ की महान जनता ने मुझको चुनाकर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा में भेजा। सलामती जी आऊंगा। मंत्री जी, लास्ट का आपसे ये अकाउंट, पीडीए फॉर्मूला लेकर चल रहे हैं अखिलेश यादव, और पीडीए से आपने भी पता 2000 लोकसभा चुनाव 24 का आपके पसीने छूटे, और यूपी में सबसे ज्यादा डेंट बीजेपी को लगा। कैसे देखते हैं? लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री कौन बना? ये मोदी जी बने, लेकिन इस सच्चाई को क्यों नहीं स्वीकार कर पाते? अरे सर, मैं तो कर रहा हूं अरे ना। भैया, कांग्रेस 99 से 100 नहीं हो पाई, और इस देश में लगातार तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, ये लोकसभा चुनाव के बाद हुआ। लेकिन हमारी सपा कहां पहुंच गई? ठीक है, सपा पहुंची है। चुनाव, राजनीति, ये सब होता रहता है, हम उसका मुकाबला करेंगे। लेकिन उसके बाद जिस अयोध्या सीट पे आप बात करते हैं कई बार, उस अयोध्या सीट पे जो बाई इलेक्शन हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, उसने जमानत जब्त करा दी सबकी समाजवादी पार्टी की भी और बसपा और कांग्रेस की भी। पुनः 2027 में माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। चलिए, हैट्रिक करने जल्दी से सवाल। सर क्या सवाल है आपका? जल्दी से। पहले बड़ा सा नाटा है, एक बार थोड़ा भारत माता की। मैं एस.एस. संसारी, इंजीनियर, भारत किसान यूनियन अध्यक्ष देवरिया, उत्तर प्रदेश प्रभारी, राष्ट्रीय सचिव, भारतीय पसमानदा मुस्लिम समाज। मेरा सवाल आप तीनों से है कि ये देवरिया की भूमि जो है देवराहा बाबा की है, किसानों का जो नुकसान हुआ है वो नहीं सर्वे हुआ आज तक जो आंधी तूफान में। और इस मुल्क के सबसे, मैं एक शेर छोटा सा आपको सुना रहा हूं कि मैं चुप था तो सारा जहां था मेरी तरफ, मैं चुप था तो सारा जहां था मेरी तरफ, हक बात की तो कोई कहां था मेरी तरफ। इस देवरिया से एक भी ट्रेन नहीं है देवराहा बाबा की धरती से। मैं आप तीनों से मांग करता हूं कि एक देवराहा बाबा
गरीब रथ चलवाइए, जैसे बिहार से ठीक दुनिया है, भर के ट्रेन ट्रेन है। ट्रेन शलमनी जी आप जल्दी एक कीजिए, मिनट, फिर मैं और रोड सर, कहाँ रोडों की- की बड़ी हालत खराब है और जाम से, और मैं अपने माननीय विधायक सुरेंद्र चौरसिया से बोलता हूं कि 500 मीटर की सड़क है जो गोरिया घाट को जोड़ती है, वो 10 महीने में टूट गई। तो क्वालिटी थोड़ा सा आप लोग सुधरवाइए, क्योंकि कम से कम 4 साल की गारंटी होनी चाहिए। बहुत अच्छा। क्योंकि और मैं कोई भी एक सवाल? सिविल बहुत इंजीनियर अच्छा, हूं। आप देखिए यही होना चाहिए, और जनता एक मिनट बताए। सर, एक मिनट, और ये गलतफहमी है कि देवरिया के अधिकारी सुनते नहीं है। मैं सीना ठोक के कह सकता हूं कि अब तक हमारी जो दिव्या मित्तल आई हैं, चाहे डीडी अधिकारी हैं, 10 काम में हमारा 8 काम वो लोग कराते हैं। उनके लिए तालियां जोरदार आप लोग लाइए। ये बिल्कुल और कोई गलतफहमी है। समस्या सर? सर अभी शलमनी जी। नहीं, पसमानदा मुस्लिम समाज से आते हैं, कहाँ से कहाँ की ट्रेन चाहते हैं आप? ट्रेनवा तो बताइए। दिल्ली हो जाए, तो देवरिया से दिल्ली की बहुत ट्रेन, आप जाइए तो ट्रेन, कई सर, सारी ट्रेन है। यहाँ से शुरू हो, इतनी भर के आती है सर बिहार से। अच्छा, आप आपको कहाँ खुद से, पता है। आप अपने कहाँ से चाहते हैं? सर मैं ये चाहता हूँ कि अगर यहाँ है जगह नहीं, चलिए आप तो लिख के दे भटनी दीजिए, से सर चले आप लिख के दे दीजिएगा, दिल्ली भारत से। सरकार जी, से जी, मांग कर लेंगे। चलिए बिल्कुल चौरसिया सर। जी, गुणवत्ता सड़कों खराब है, अब क्या सर जी, कर रहे हैं सर? और विधायक अरुणाचल निधि एक्सप्रेस क्या हो रुकती रहा नहीं है? है। देखिए, इन्होंने जिस सर, सड़क का जिक्र किया है, अरुणाचल एक्सप्रेस ठीक है, रुकती हो नहीं गई है। बात सर, बैठ उसका जाइए, बैठ 2 मिनट का जाइए, स्टॉपेज। बैठ जाइए, हो गई बात, हो गई, जल्दी। इन्होंने जिस गोरिया घाट कंचनपुर मार्ग का जिक्र किया है, उस सड़क को बने 4 साल हुए हैं। मैं जी न्यूज के इस मंच से इनको गारंटी देता हूं कि एक भी गड्ढा दिखा दें तो जो बात ये कहेंगे मैं मानने को तैयार हूं। एक भी गड्ढा दिखा दें। चलिए दादा का सवाल, दादा जल्दी मैं कह रहा हूं, पूछिएगा, दादा, गोरिया समय घाट कम है हमारे कंचनपुर पास। मार्ग में एक भी ठीक गड्ढा है, बैठ दिखा जाइए, दें तो आप बैठ जो जाइए कहेंगे भाई, मैं अरे मानने बैठ को जाइए। तैयार हूं। रोकिए उनको, बैठाइए। ठीक है, ठीक हेलो है, हेलो हेलो 500 देखिए- मीटर बन जाएगी, नहीं, बनवाइए नहीं। विधायक साहब इनकी सड़क। जिस सड़क की आप डिमांड कर रहे हैं, दादा। वो कंचनपुर गांव के भीतर का सड़क कह रहे हैं, वो ग्रामीण मार्ग है जिसे हम चौड़ीकरण नहीं करा सकते। उसको पहले हम ओडीआर में उसके नवैयत को चेंज करके तभी हम उसकी चौड़ीकरण करा सकते हैं। हम उस प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं कि गोरिया घाट जो हमारा कंचनपुर से जो पत्थरदेवा मार्ग है, जो कसिया मार्ग है, दोनों के बीच में वो 400-450 मीटर की सड़क है। हम उसको परिवर्तित करके बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आपने गड्ढों की बात किया था, इसीलिए मैंने गारंटी के साथ कहा कि मेरी बनाई हुई सड़क में एक भी गड्ढा नहीं है। ठीक है दादा, जल्दी सवाल पूछिएगा, हेलो, वक्त हेलो। थोड़ा सा कम है। जी सीधा सर, सीधा। ये सारे विकास के कार्य हो रहे हैं। हम सर एक छोटे से किसान हैं, इतनी मेहनत से हम फसल पैदा करते हैं, और आपने जो ये छुट्टा जो सांड थे उनके लिए तो आपने गौशाला बना दिया, रख दिया, लेकिन एक घड़रोज है साहब, वो नीलगाय नहीं है, वो गाय की श्रेणी में नहीं आता है। उसकी पूंछ छोटी होती है, उसके 2 ही बट होते हैं, थन, और वो गोबर नहीं करता, वो लेड़ी करता है, वो बकरी के श्रेणी में आता है। उसको हम मांग करते हैं कैबिनेट मैंने मंत्री- दादा उठाया, नील गाय की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ, तो हाँ, उसको वो मुद्दा है, मुद्दा मैंने मंत्री जी से भी पूछा था। जी, चलिए मैं चर्चा को अब आखिरी पड़ा पर जल्दी उसको से। जो है साहब मारने के लिए आदेश किया जाए, जैसे बगल के राष्ट्र नहीं, अब में वो देश देखिए, में जो वो है, तो अब इन लोगों का है। देखिए वन विभाग, फॉरेस्ट, ये सब चीजें बहुत है, बगल बहुत के सारी प्रदेश चीजें में दादा साहब ऐसे- मारने के लिए आदेश हो गया चलिए, है। ठीक है, चलिए। उसमें एक किसान को संजय मारने निषाद के जी, लिए अब चर्चा को यहीं खत्म कर रहे हैं, लेकिन आपका आखिरी कमेंट यूजीसी, ब्राह्मण नाराज सरकार से, और क्या पीडीएफ फॉर्मूला, जल्दी से जवाब दीजिएगा। नाराज का मतलब होता है कि नाराज नहीं, नाराज का मतलब होता है कि राजपाट नहीं, तो कभी भी ब्राह्मण नहीं चाहता है कि राजपाट मेरा न रहे, तो नाराज तो हो ही नहीं सकता है। इस वक्त मुद्दा उठाना उनका जेन्युइन होता है कि यूजीसी जो कानून है वो लागू होना चाहिए, लेकिन बदलाव के साथ होना चाहिए। कि बदलाव ये होना चाहिए कि उसमें बहुत एक्ट ऐसे हैं, जैसे अनुसूचित जाति की महिलाओं का जो दुरुपयोग हुआ है, तो दुरुपयोग रोकने का उसमें एक क्लाज होना चाहिए कि कोई भी गलत आदमी अगर करता है तो उसे उसकी सज़ा हो, लेकिन वो एक्ट लागू होना चाहिए। क्योंकि ओबीसी के साथ भी भेदभाव है। 40% ऐसे लोग हैं, हमारे 90% निषाद ऐसे हैं जिन पर भूमि नहीं अंग्रेजों ने छीन रखा है। 193 जातियाँ उत्तर प्रदेश में हैं जो रोड पर पाइपलाइन में जो अंग्रेजों से लड़ने के नाते हैं। 578 जातियाँ पूरे देश में। ऐसे लोगों के बच्चों के साथ भेदभाव न। मैं धन्यवाद दूंगा अपर कास्ट को कि जब संविधान सभा का चुनाव हो रहा था, सभा चल रही थी, उसमें आवाज़ चंद्रिका राम निषाद जो बंगाल के आवाज़ उठाए कि भाई बड़ा घोड़ा छोटा घोड़े का हिस्सा खा जाएगा, अब बड़े घोड़े को छोटे घोड़े के साथ तालमेल मिलाने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो आरक्षण आया था कि भाई बड़े लोग कमाएंगे, बड़े लोग देश को टैक्स चुकाएंगे, कमज़ोरों के बच्चों को आगे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ये व्यवस्था अनुसूचित जाति। जब 10% अपर कास्ट का
जो रिजर्वेशन दिया गया सभी लोगों ने समर्थन किया, महिलाओं को रिजर्वेशन दिया सभी लोगों ने समर्थन किया। तो यूजीसी एक्ट में बदलाव के साथ एक्ट आना चाहिए, उसका पूरा विरोध नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा समझने का विषय है। ये विपक्ष के लोग उसमें थोड़ा सा रोटी सेक रहे हैं। रहा कि मैं कह रहा था आपके कि गठबंधन जारी रहेगा कि नहीं रहेगा, तो गठबंधन देखिए ये त्रेता का गठबंधन है। आंखें दिखा देते हैं आप कई बार। नहीं, वो तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नाव में बैठ के नाव को छेदा करेंगे तो हम तो उठा के फेंकेंगे, भारतीय जनता पार्टी नहीं फेंकेगी, हम तो थोड़ी डूबेंगे, उन्हें उठा फेंकवाएंगे चाहे किसी से फेंकवाएं। जैसे भाई भारतीय जनता पार्टी में रह के ही लोगों को गुमराह करेंगे, वोट खराब करेंगे, कहेंगे भाई वोट नहीं तो भाई आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। आखिर उसी में रहे तो आरक्षण तो दिलाओ, बात तो करो। तब बात नहीं करेंगे, जाके समाज को गुमराह करेंगे। भाजपा में रह के कहेंगे डॉक्टर साहब मलाई खा रहे। हम तो कह रहे हैं मेरी मलाई ले लो भाई, अगर आपको मंत्री मलाई लगता है। मैं तो मंत्री नहीं हूँ, मैं संतरी हूँ भाई। हमारा आरक्षण, हमारे लोगों का आरक्षण दे दीजिए, हमारा मंत्रालय आज ही ले लीजिए, मैं आज ही देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो हक है वो दे दीजिए, लेकिन उसके लिए आवाज नहीं थे। तो भारतीय जनता पार्टी में ही कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी को निपटाने में लगे हुए थे, इसीलिए 43 सीट हार गए। ये सब महत्वाकांक्षा बहुत है। और भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा फायदा उठाने वाले लोग, वही लोग भारतीय जनता पार्टी में नुकसान पहुंचाए। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद रखता हूं कि उनको चिन्हित करेंगे, अगले इलेक्शन से पहले ही उन्हें किनारे रखेंगे। और निश्चित रूप से 2024 जब से मैं आया हूं 2019 से, तब से विपक्ष का उल्टी गिनती शुरू। 2014 से राजनीति में आए हूँ, 13 से आपने देखा होगा, तब से कांग्रेस और हाथी साफ हो गई, साइकिल हाफ हो गई, भाजपा हम लोग साथ हो गई। ये उल्टा गिनती, जितने उल्टी गिनती शुरू हुई, जितने विपक्ष के लोग हैं वो पोस्टर और बयानबाजी वाले नेता रह गए। वो मुद्दे वाले नेता नहीं, कभी गांव में नहीं जाते। हम गांव में जाते हैं, इसलिए हम गांव की स्थिति जान रहे हैं। गांव के लोग सब मोदी योगी के साथ खड़े हैं, कुछ नेताओं को छोड़कर। मैं उम्मीद रख 2027 में फिर से। चलिए 2027 में आप ऐलान कर रहे हैं। आप तीनों को हमारी भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आपने तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ अगले पैनल में कानून से जुड़े लोगों से हम बात करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप तीनों से कि आप लोग तीनों मंच पर आए। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एडिटर रमेश चंद्र सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी मंच पर आए और तीनों को मोमेंटो भेंट करके उनका सम्मान करें। अभी कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी लोग पीछे खड़े हुए हैं अपनी अपनी जगह पर आप लोग बैठ जाएं। हम अगले सेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें।